हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 11। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक वापस इंडिया आ जाता है और आकर वो सबसे पहले संजना का हालचाल पूछता है। फिर रात को उसके पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है जो उसको बताता है कि उसके इंडिया वापस आने के पीछे साहिल का हाथ है। अब आगे। साहिल का नाम सुनते ही नैतिक का मन विचलित सा होने लगा था, क्योंकि हो ना हो उसके शक की सुई भी कहीं ना कहीं साहिल पर ही टिकी रही थी। साहिल का उसकी पत्नी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर, उसकी समय समय पर मदद, उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनी का दरवाजा खोलना, उसे इतने उच्च पद पर पहुंचाना और साथ ही नैतिक की अनुपस्थिति में उसके साथ कदम से कदम मिलाना, सारी बातें नैतिक को कचोट रही थी। उसे लग रहा था हो ना हो संजना के घर से बाहर कदम निकालने के पीछे साहिल ही है, क्योंकि जब तक वो इंडिया में था तब तक संजना स्वतंत्र तरीके से किसी से भी बात तक नहीं कर सकती थी और उसके विदेश जाते ही उसका संपर्क उसके बचपन के मित्र साहिल से हुआ और उसके बाद उसके कदम कितने आगे निकल गए शायद उसको भी पता ना चला। संजना और साहिल की मित्रता के पीछे जो पवित्र आधार था, जो बचपन का अटूट रिश्ता था, वो उसको नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ लग रहा था कि उसके और संजना के जीवन में पनपी कड़वाहट का बीज जो अंकुरित हुआ है उसे साहिल ने ही बोया है और समय समय पर साहिल ही है जो उसको खाद पानी देता रहा है। और फिर संजना की मदद के लिए साहिल का कंपनी के उच्च मैनेजमेंट को अपने विश्वास में लेकर नैतिक की नौकरी पर लगाया गया अंकुश। आखिर क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसके दिल में चल क्या रहा है? यही सारी बातें नैतिक को परेशान करने लगी थी। संजना और नैतिक अब एक साथ एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक अबूझ पहेली सी चल रही थी। सिर्फ आवश्यकता के चीजों के लिए ही नैतिक संजना से बात करता था और संजना वो तो अस्वस्थ थी। वो चाहती थी कि नैतिक उसके साथ बात करे, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछे, उसके आगे पीछे घूमे, वैसे ही जैसे वो पहले किया करता था, लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। सुबह होती नैतिक अपने ऑफिस को निकल जाता था और देर रात ही घर वापस आता था। इस बीच संजना अकेले उस बाई की सेवा के सहारे घर में उसका इंतजार करती थी। ऑफिस वो जाती नहीं थी, बल्कि घर से ही ऑफिस के काम काज निपटाती थी। बीच बीच में एक कंस्ट्रक्शन से उसके पास फोन आते रहते थे और उसका मित्र साहिल उसका हाल चाल पूछना कभी नहीं भूलता था। उसका रोज ही फोन आता था। समय समय पर वो दवाइयाँ वगैरह भिजवाता भी रहता था, लेकिन अब उसने घर आना बंद कर दिया था, क्योंकि नैतिक की मानसिक बीमारी से वो भी भली भांति रूबरू हो चुका था। लेकिन ना जाने कैसे, किस माध्यम से साहिल और संजना के बीच चलने वाले वार्तालाप, उसके द्वारा की जाने वाली उसकी मदद का लेखा जोखा नैतिक तक पहुंच ही जाता था। ना जाने कौन ऐसा शख्स था जो संजना और नैतिक के बीच पनपे शक रूपी बीज को एक बड़ा पौधा बनाने की जुगत में लगा हुआ था। उसके पीछे कारण क्या था ये तो वही जाने, लेकिन ये पौधा धीरे धीरे पल्लवित होना शुरू हो चुका था। अब नैतिक के दिलो दिमाग पर साहिल पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो ऑफिस में रहते हुए भी यदा कदा अपने घर में संजना के साथ साहिल की उपस्थिति को महसूस करने लगा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नैतिक इस कारण संजना से कोई बात भी नहीं करता था, ना कोई स्पष्टीकरण, ना कोई वाद विवाद। नैतिक सिर्फ एक गंदगी अपने दिमाग में पालता जा रहा था और ये उसके साथ ही साथ संजना के लिए भी घातक होने जा रहा था। संजना का स्वास्थ्य अब और भी बिगड़ने लगा था। इस बात की सूचना एक कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुकी थी। नैतिक के पास उस दिन उसके हेड ऑफिस से सीनियर बॉस का फोन आया। उन्होंने नैतिक से किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल वार्तालाप नहीं की, बल्कि उससे कंपनी की परेशानी शेयर की। एक कंस्ट्रक्शन के साथ उनके पुराने अच्छे संबंध, उनकी मित्रवत आपसी विचारधारा व मेल मिलाप की बातें साझा की और वर्तमान परिदृश्य में दोनों कंपनियों के बीच घटित होते कुछ कटु अनुभवों के बारे में भी नैतिक से बात की।
और घुमा फिराकर उन सभी का जिम्मेदार उन्होंने नैतिक को बना दिया। साथ ही नैतिक को ये हिदायत भी दे दी कि भविष्य में यदि उसके और संजना के रिश्ते सामान्य ना हो सके तो इसका प्रभाव उसकी नौकरी पर भी आ सकता है। यानी उसकी कंपनी के द्वारा उसे ये अप्रत्यक्ष तरीके से चेतावनी दे दी गई थी कि संजना के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध ही उसकी नौकरी को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, एकदम से नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहेगा। नैतिक को अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी मेहनत से कमाई इस नौकरी का उसके पारिवारिक जीवन से क्या संबंध है और इन दोनों चीजों को आपस में क्यों मिश्रित किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए वो साहिल को ही जिम्मेदार समझ रहा था। लेकिन जो कुछ भी हो, इस घटना के बाद नैतिक और संजना के बीच दूरियों में कुछ कमी जरूर देखी जाने लगी थी। संजना को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि नैतिक अचानक से उसके इतने करीब कैसे आने लगा था। शायद उसे पता नहीं था कि इसके पीछे उसके मित्र साहिल का ही हाथ था। धीरे धीरे संजना और नैतिक की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। उनके बीच जो कुछ गलतफहमी थी वो भी दूर होती दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को वर्तमान हाल में शायद स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि नौकरी खोने का नैतिक का डर था। संजना को भी यकायक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो नैतिक अभी तक उससे बात तक करने में रुचि नहीं लेता था, उसके फोन कॉल का जवाब नहीं देता था, इंडिया आने के बाद जिसने सही तरीके से उसके स्वास्थ्य तक के बारे में नहीं पूछा था, वो अचानक से बदल गया। उसे अब पुनः इस नैतिक में वही अपना पुराना नैतिक दिखाई देने लगा था, जो बात बात पर उससे हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करता था, उसकी चिंता करता था, उसके इर्द गिर्द घूमता था, उसे परेशान करता था, उसे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन उस प्यार और इस प्यार में एक आंशिक सा अंतर संजना को जरूर महसूस हो रहा था। फिर भी संजना को विश्वास था कि समय की कड़ियां धीरे धीरे इस रिक्त स्थान को भर ही देंगी और एक बार पुनः उसका जीवन करवट जरूर लेगा। अब संजना और नैतिक दोनों ही अपने समय पर ऑफिस निकलते थे और शाम एक ही वक्त पर वापस भी आ जाते थे। दोनों का जीवन एक समायोजन की डोर से बंधा था। अब इस समायोजन में कितना बल था वो तो समय के गर्क में ही छिपा था। लेकिन फिर भी दोनों कम से कम एक साथ थे, एक बिस्तर पर थे, एक दूसरे की बाहों में भी थे। लेकिन संजना नैतिक की धड़कनों में होते परिवर्तनों को बेहतर तरीके से महसूस कर रही थी। नैतिक की बाहों के कसाव में आज वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। लगता था कि एक शक ने दोनों के रिश्ते को मजबूरी का चोला पहना दिया है, जो तन को तो स्पर्श करवा रहा था लेकिन शायद मन को नहीं। दिन बीतते जा रहे थे, एक एक कंस्ट्रक्शन पुनः संजना की नीतियों के तहत आगे बढ़ने लगा था। उधर नैतिक भी अपने ऑफिस में अपने काम को लाइन पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चल ही रहा था। उस दिन सप्ताह का आखिरी दिन था। दोनों ने ऑफिस से आते हुए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर लिया और घर आ गए। दोनों थके हुए थे। ना जाने कौन सी बात पर दोनों का मन अपने पुराने दिनों को याद करने का हो गया। दोनों ने अपनी शादी की कैसेट लगाई और अपने उन दिनों में खो गए। आज जो कुछ भी उनकी शादी की कैसेट में दिख रहा था वो संजना को तो आनंद दे रहा था, लेकिन शायद नैतिक को चुभ रहा था। उसका शक उसके आनंद के आड़े आ रहा था। अचानक से नैतिक की नज़र कैसेट के उस भाग पर पड़ी जहां वो दोनों शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठे हुए थे। नैतिक अपने दोस्तों की तरफ देख रहा था। हंसी ठिठोली चल रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। लेकिन दूसरी तरफ संजना एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की होने के बावजूद मायूस सी लग रही थी। उसके चेहरे पर शादी करने की खुशी नहीं थी, या कह सकते हैं कि उसके चेहरे में वो प्रसन्नता झलक नहीं रही थी जो एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे में झलकती है। नैतिक ने कैसेट में देखा कि संजना एक दिशा की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसे ना तो नैतिक की चिंता थी, ना ही शादी में शरीक हुए अन्य लोगों की। उसका ध्यान ना तो स्टेज पर था और ना ही वहां चल रहे क्रियाकलापों पर। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे,
चेहरे पर उदासी भी छाई थी। अब ये सब क्यों था? उस वक्त तो नैतिक पढ़ ना सका, लेकिन आज इस कैसेट में वो इस बात को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका शक बारंबार उसे इस बात की गहराई में जाने के लिए प्रेरित कर रहा था कि शादी के उस पल में आखिर संजना के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। लगातार एक दिशा की तरफ उदासी भरा चेहरा, आखिर क्या देखना चाहती थी संजना? उसके मन में आखिर क्या चल रहा था? तभी कैमरे का एंगल पूरा का पूरा संजना के ऊपर चला गया। जो कुछ नैतिक आज देखना चाहता था, शायद वही चीज उस समय कैमरामैन भी देखने की जुगत में था। अब नैतिक अच्छी तरह से देख सकता था कि संजना की आंखें क्या देखना चाह रही थी, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर क्यों संजना शादी के क्रियाकलापों को नजरअंदाज कर उस तरफ एकटक देख रही थी? कैमरा जो भी अब दिखाने वाला था, वो नैतिक की जिंदगी में और भी कड़वा जहर घोलने वाला था। संजना और नैतिक के रिश्तों की कड़ी को और भी कमजोर करने वाला था। अब तक जो कुछ भी उनके बीच की दूरी घटी थी, उस दूरी को एक ही झटके में बहुत दूर कर देने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या था वहाँ पर, ये हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।